लड़ाई में अगर सामने वाले ज्यादा बंदे लेकर आए तो क्या करें? देखो, तुम जितना सोचते हो उससे कई ज्यादा सीरियस टॉपिक है, इसलिए ध्यान से सुनना, ताकि जब तुम ऐसी सिचुएशन में फंसो जहाँ पर तुम अकेले हो और सामने 3-4 बंदे, तो तुम वहाँ से सेफली निकल सको। तो सबसे पहले एक बात समझ लो, रियल लाइफ में ज्यादातर फाइट एकदम से स्टार्ट नहीं होते हैं। अक्सर कोई भी लड़ाई एक प्रोसेस से गुजरती है। पहले सिर्फ एक बात होती है, फिर किसी बात का मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, फिर ईगो बीच में आता है और धीरे धीरे इमोशन इतने हाई हो जाते हैं कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है। इसीलिए सबसे पहले समझेंगे लड़ाई होने से पहले सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। इसके लिए हम 3 इम्पोर्टेंट स्टेप फॉलो करेंगे। और अगर सिचुएशन बहुत बिगड़ जाए, जहाँ सामने वाला तुम्हारी बात सुनना ना चाहता हो, समझना ना चाहता हो, बस लड़ना चाहता हो, तो फिर ऐसे सिचुएशन में तुम्हें करना क्या है वो हम फाइनल स्टेप में समझेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक, सो लिसन केयरफुल्ली। नंबर 1, पैनिक कंट्रोल। सबसे पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करो, क्योंकि जब सिचुएशन प्रेशर वाली होती है तब सबसे पहले तुम्हारा माइंड ही रिएक्ट करता है और तुम पैनिक करने लगते हो। इसलिए पहला स्टेप है अपने माइंड को कंट्रोल करना। कैसे? तो जरा ध्यान से सुनना। सोचो, तुम्हारे सामने 4 लोग खड़े हैं, उसका एटीट्यूड एग्रेसिव है, आवाज तेज है और तुम्हें लग रहा है कि सिचुएशन कभी भी बिगड़ सकती है। अब इस मोमेंट में ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं, वो सिचुएशन को हैंडल करने से पहले अपने फियर के कंट्रोल में आ जाते हैं, जिस कारण दिमाग में तुरंत थॉट आने लगते हैं, ये 4 लोग हैं, मैं अकेला हूँ, अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, और यहीं से पैनिक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हें डर लगा, क्योंकि डेंजर के टाइम फियर फील होना एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। प्रॉब्लम तब होती है जब फियर तुम्हारी थिंकिंग और डिसीजन को कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि पैनिक के टाइम दिमाग सोल्यूशन ढूंढने के बजाय सिर्फ डेंजर पर फोकस करता है। और जब ऐसा होता है तो इंसान अक्सर 2 बड़ी मिस्टेक करता है। पहला, बिना सोचे एग्रेसिव हो जाना, जैसे सामने वाला कुछ बोलता है और तुरंत तुम्हारा ईगो एक्टिवेट हो जाता है कि अब मुझे जवाब देना ही है, लेकिन तुम ये नहीं सोचते कि तुम्हारा एक गलत रिएक्शन सिचुएशन को और बिगाड़ सकता है। दूसरा, इतना नर्वस हो जाना कि सिचुएशन को समझ ही नहीं पाते, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, कंफ्यूजन बढ़ जाती है और तुम सही डिसीजन नहीं ले पाते। अब जरा प्रैक्टिकल लेवल पर आते हैं कि ऐसी मोमेंट में हमें करना क्या है। सबसे पहले अपनी बॉडी को काम सिग्नल दो, क्योंकि जब बॉडी पैनिक मोड में होती है तो माइंड भी वैसे ही रिएक्ट करता है। इसीलिए अपनी ब्रीथिंग नॉर्मल करो, अपनी थिंकिंग को स्लो करो और खुद को याद दिलाओ कि अभी मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे अभी सिचुएशन को समझना है। और फिर अपना फोकस फ्यूचर के इमेजिनरी सिनेरियो पर नहीं, प्रेजेंट की रियलिटी पर रखो, क्योंकि दिमाग अक्सर ऐसे सीन बनाता है, ये लोग कुछ कर देंगे, अब फाइट हो जाएगी, और ये थॉट्स पैनिक को और बढ़ा देते हैं। इसलिए एक स्मार्ट अप्रोच है कि पहले ऑब्जर्व करो कि क्या ये सिर्फ गुस्से वाली बात है या एक्चुअल डेंजर है, क्या सिचुएशन को काम किया जा सकता है, क्या कोई सेफ ऑप्शन अवेलेबल है। क्योंकि प्रेशर के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं होती, एक क्लियर थिंकिंग भी होती है। याद रखना, पैनिक कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगेगा, डर तो तुम्हें लगेगा, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। पैनिक कंट्रोल का मतलब ये है कि तुम्हें डर फील होने के बाद भी अपने डिसीजन को पैनिक के हवाले नहीं करना है। अब जरा ध्यान से सुनना। पहला काम था प्रेशर वाली सिचुएशन में अपने माइंड को पैनिक के कंट्रोल में जाने से बचाना। अब अगला काम है सिचुएशन को सही तरीके से समझना कि आखिर रियलिटी में सामने हो क्या रहा है। नंबर 2, सिचुएशन रीडिंग। सिचुएशन रीडिंग का मतलब होता है बिना जल्दी कंक्लूजन बनाए ये समझना कि एक्चुअल हो क्या रहा है। क्योंकि प्रेशर वाली सिचुएशन में लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो सामने वाले के हर एक्शन को अटैक समझने लगते हैं। कोई तेज आवाज में बोल रहा हो तो लगता है फाइट होने वाली है, कोई गुस्से में है तो लगता है अब कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन हर एग्रेसिव मोमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। इसीलिए पहले ये समझना जरूरी है कि सिचुएशन किस डायरेक्शन में जा रही है। सबसे पहले इंटेंशन समझो, सामने वाला एक्चुअली चाहता क्या है। क्या वो सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर सिचुएशन जानबूझकर और बढ़ रही है। क्योंकि अगर तुम बिना समझे सिर्फ रिएक्शन दोगे तो तुम भी वही एनर्जी क्रिएट करोगे जो सिचुएशन को और खराब कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी बात पर आर्गुमेंट हो गया और 4 लोग गुस्से में बात कर रहे हैं। अगर तुम भी उनकी एनर्जी कॉपी करोगे, जैसे आवाज तेज, ईगो, गुस्सा, तो प्रेशर और बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम पहले ये समझने की कोशिश करते हो कि असली प्रॉब्लम है क्या, तो तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। दूसरी चीज, इन्वायरमेंट को इग्नोर मत करो। सिर्फ सामने वाले पर फोकस करना इनफ नहीं होता। आसपास क्या हो रहा है, कौन लोग हैं, सिचुएशन से निकलने के ऑप्शंस क्या हैं, ये सब मैटर करता है।
क्योंकि स्मार्ट डिसीजन सिर्फ इमोशन से नहीं इंफॉर्मेशन से आता है। तीसरा है टाइम को नोटिस करना, क्या सिचुएशन काम हो रही है या हर सेकेंड और खराब हो रही है। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं थोड़ा और आर्ग्यू कर लेता हूँ शायद सॉल्व हो जाएगी, लेकिन कई बार ये उल्टा हो जाता है। जितना ज्यादा टाइम तुम कॉन्फ्लिक्ट में रहते हो उतना ज्यादा इमोशन बढ़ता जाता है। इसलिए सबसे पहले ये समझना है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, रिस्क कितना है और बेस्ट ऑप्शन क्या है। क्योंकि जिस इंसान के पास क्लियर इन्फॉर्मेशन होती है उसके पास बेटर डिसीजन लेने का एडवांटेज होता है। और प्रेशर वाली सिचुएशन में सबसे बड़ा एडवांटेज स्ट्रेंथ का नहीं होता बल्कि क्लियर ऑब्जर्वेशन का होता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, पहले हमने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखा, उसके बाद सिचुएशन को रीड करना सीखा। अब बारी है इन दोनों चीजों को यूज करना कम्युनिकेशन के थ्रू। नंबर 3, कम्युनिकेशन कंट्रोल। देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि फिजिकल सिचुएशन में सिर्फ बॉडी मैटर करती है, लेकिन रियलिटी ये है कि कई सिचुएशन वर्ड्स की वजह से ही बिगड़ती है। जैसे एक गलत सेंटेंस, एक ईगो वाली लाइन, एक चैलेंज देने वाली बात, और जो सिचुएशन कंट्रोल हो सकती थी वो और खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे सामने 4 लोग हैं और एक बंदा गुस्से में बोल रहा है। अब अगर तुम भी वही एनर्जी पकड़ लेते हो, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, उखाड़ ले जो उखाड़ना है, तो तुम उस सिचुएशन का टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो। क्योंकि अब बात प्रॉब्लम से हटकर ईगो पर आ जाता है। इसलिए यहाँ गोल ये नहीं होता कि सामने वाले को हर बात में हराओ, गोल ये होता है कि सिचुएशन को अननेसेसरी लेवल तक जाने ही ना दो। कैसे? तो जरा ध्यान से सुनना। पहला, अपनी टोन को कंट्रोल करो। आवाज का वॉल्यूम और एटीट्यूड बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर सामने वाला ऑलरेडी इमोशनल है और तुम भी एग्रेसिव हो जाओगे तो दोनों तरफ का प्रेशर और बढ़ेगा। दूसरा, शॉर्ट और क्लियर बोलो। जब सिचुएशन प्रेशर वाली होती है तब लंबी एक्सप्लेनेशन देना अक्सर काम नहीं करता, बल्कि सिंपल और कम कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होती है। तीसरा, अपने ईगो को बैटल में घुसने मत दो। कभी कभी सामने वाला सिर्फ रिएक्शन निकलवाना चाहता है। अगर तुम उस ट्रैप में आ गए तो तुम्हारा कंट्रोल चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई तुम्हें प्रोवोक करता है और तुम तुरंत रिएक्ट कर देते हो। अब वो डिसाइड कर रहा है कि तुम क्या फील करोगे और क्या करोगे। लेकिन जब तुम अपना रिस्पॉन्स चूज करते हो तब कंट्रोल तुम्हारे पास रहता है। याद रखना, स्ट्रॉन्ग होना सिर्फ ये नहीं होता कि तुम प्रेशर क्रिएट कर सको, स्ट्रॉन्ग होना ये भी होता है कि तुम प्रेशर के टाइम अपना बैलेंस मेंटेन कर सको। क्योंकि बहुत बार सामने वाला तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं देख रहा होता बल्कि वो तुम्हारा रिएक्शन देख रहा होता है। अगर तुम भी गुस्से में आ गए, ईगो में चले गए तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। लेकिन अगर तुम अपनी टोन को कंट्रोल करते हो, सिंपल और क्लियर बात करते हो और सामने वाले के प्रोवोक करने पर भी अपना रिएक्शन कंट्रोल में रखते हो, तो तुम्हारे पास एक चांस होता है कि सिचुएशन लड़ाई तक पहुंचने से पहले ही रुक जाए। और यही असली कंट्रोल है, जहां तुम फोर्स से नहीं बल्कि अपने बिहेवियर और डिसीजन से सिचुएशन को कंट्रोल करते हो। लेकिन अब हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर कोई लॉजिकल नहीं होता। कुछ लोग इम्पल्सिव होते हैं और कुछ बस लड़ने का बहाना ढूंढ रहे होते हैं। और जब सामने वाला तुम्हारी बात सुनने को तैयार ना हो या सिचुएशन बहुत बिगड़ गई हो, तब तुम क्या करोगे, इसे जरा ध्यान से सुनना। देखो, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें 3 लेयर्स का यूज करना होगा। तो चलो इन तीनों लेयर्स को अच्छे से समझते हैं। लेयर नंबर 1, डिस्टेंस। सबसे पहले तुम्हें डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, क्योंकि डिस्टेंस ही डिसाइड करता है कि सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में कितनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे और सामने वाले के बीच इतना गैप है कि बिना कदम उठाए सामने वाला तुम पर अटैक नहीं कर सकता। मतलब सामने वाले को अगर रिएक्ट करना होगा तो उसे तुम्हारे रेंज में आना पड़ेगा। और ऐसे मोमेंट में तुम्हारे पास टाइम होगा पीछे हटने का या साइड होने का। लेकिन अगर तुम बिना सोचे उसके बिल्कुल पास खड़े हो गए तो वो गैप खत्म हो जाएगा और सामने वाले को रिएक्ट करने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए डिस्टेंस सिर्फ दूरी नहीं है, डिस्टेंस तुम्हें टाइम और ऑप्शन देता है। लेकिन डिस्टेंस के भी 3 रेंज होते हैं। पहला है सेफ रेंज, दूसरा है हिट रेंज और तीसरा है क्लोज रेंज। सेफ रेंज का मतलब है तुम इतनी दूरी पर हो जहां सामने वाला नॉर्मल हाथ से तुम्हें तुरंत हिट ना कर सके, जैसे तुम उसके सामने खड़े हो लेकिन उसके हाथ की रीच से बाहर हो। इस रेंज में तुम्हारे पास सबसे ज्यादा टाइम होता है सोचने का या मूव करने का। दूसरा है हिट रेंज। ये सबसे ज्यादा डेंजरस डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर तुम सामने वाले को हिट कर सकते हो और सामने वाला तुम्हें भी हिट कर सकता है। इस रेंज में जो सबसे ज्यादा अलर्ट होता है और जिसकी टाइमिंग और मूवमेंट बेहतर है, उसी के पास ज्यादा एडवांटेज होता है। तीसरा है क्लोज रेंज। यहाँ हाथ चलाने की जगह भी कम हो जाती है, क्योंकि दोनों बहुत पास होते हैं। इस डिस्टेंस में धक्का लगना, कॉलर पकड़ना या बैलेंस बिगड़कर जमीन पर गिरने जैसी सिचुएशंस ज्यादा हो सकती हैं। इस रेंज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि
तुम्हारे पास मूव करने की जगह बहुत कम होती है। इसीलिए क्लोज रेंज में सबसे जरूरी चीज होती है अपना बैलेंस बनाए रखना और दूरी को ऐसे पोजीशन में रखना जहां तुम कंट्रोल न खो दो। अब इन तीनों रेंज को एक लाइन में याद रखो। सेफ रेंज टाइम मिलता है, हिट रेंज रिस्क सबसे ज्यादा होता है, क्लोज रेंज कंट्रोल और बैलेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। दूसरा लेयर है मूवमेंट। अब मान लो तुमने सेफ डिस्टेंस बना के रखा है, सामने वाला अचानक तुम्हारी तरफ आगे बढ़ता है। अब अगर तुम उसी जगह खड़े रह गए तो जो डिस्टेंस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था वो खत्म हो जाएगा और तुम उसकी हिट रेंज में आ जाओगे। इसीलिए इस चीज से बचने के लिए काम आता है मूवमेंट का। मूवमेंट का मतलब डर कर पीछे भागना नहीं है। मूवमेंट का मतलब है अपनी पोजीशन को लगातार ऐसे बदलना कि सामने वाला तुम्हें आसानी से टारगेट ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला तुम्हें हिट करता है तो तुम्हें पीछे मुड़कर भागना नहीं है, तुम्हें बस 45 डिग्री एंगल पर मूव करना है और ये मूवमेंट एक बार नहीं बार बार करना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है जरा ध्यान से सुनना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेयर नंबर 3, गार्ड यूज करना। देखो जितनी भी फाइट होती है चाहे 1 वर्सेस 1 हो या 1 वर्सेस 4, उसमें गार्ड बहुत मैटर करता है और इसमें भी 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है हैंड पोजीशन। बहुत लोग सोचते हैं कि बस हाथ फेस के आगे कर लिया और गार्ड हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हाथ ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से तुम अपने फेस और बॉडी को जल्दी से प्रोटेक्ट कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे हाथ बहुत नीचे हैं तो तुम्हारा फेस ओपन रहेगा और अटैक आने पर तुम्हारे पास टाइम कम रहेगा, और अगर तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा बाहर हैं तो बीच में गैप बन जाएगा और तुम्हारी बॉडी का प्रोटेक्शन कम हो जाएगा। इसीलिए हाथ को फेस के पास और रेडी पोजीशन में रखना ताकि जरूरत पड़ने पर तुम जल्दी डिफेंड कर सको और अपनी प्रोटेक्शन मेंटेन कर सको। दूसरी चीज है चिन और हेड पोजीशन। बहुत लोग प्रेशर या डर के टाइम अपना सर पीछे कर लेते हैं या ऊपर की ओर कर लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा बैलेंस खराब हो सकता है और तुम्हारी बॉडी की पोजीशन वीक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा सर पीछे है और बॉडी का बैलेंस सही नहीं है तो तुम्हें मूव करने या रिएक्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए चिन को थोड़ा नीचे रखो और हेड को नॉर्मल पोजीशन में रखो। इससे तुम ज्यादा स्टेबल रहोगे और प्रेशर वाली सिचुएशन में भी अपना बैलेंस बेटर मेंटेन कर पाओगे। तीसरी चीज एल्बो कंट्रोल। बहुत लोग गार्ड लगाते समय हाथों पर फोकस करते हैं, लेकिन एल्बो की पोजीशन बहुत मैटर करती है। अगर तुम्हारी एल्बो बहुत ज्यादा बाहर है तो तुम्हारी बॉडी का बीच वाला एरिया ओपन हो सकता है और प्रोटेक्शन कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे हाथ फेस के पास हैं लेकिन एल्बो बाहर फैले हुए हैं तो बॉडी और हैंड के बीच ज्यादा जगह बन जाएगी। लेकिन जब तुम एल्बो को बॉडी के पास रखते हो तो तुम्हारा गार्ड ज्यादा टाइट और सेफ हो जाएगा। मतलब तुम्हारे हाथ और बॉडी एक साथ प्रोटेक्ट करते हैं और बीच में खाली जगह कम रह जाती है। इसीलिए गार्ड लगाते समय सिर्फ हाथ ऊपर रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, एल्बो की पोजीशन भी सही रखनी पड़ती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, गार्ड लगाकर एक ही जगह खड़े मत रहना। बहुत लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि गार्ड ही उन्हें बचा लेगा, लेकिन अगर तुम एक ही जगह खड़े रहोगे तो सामने वाला तुम पर प्रेशर बना सकता है। इसीलिए याद रखो, गार्ड प्लस मूवमेंट दोनों जरूरी है। मतलब हाथ प्रोटेक्ट पोजीशन में, बॉडी बैलेंस, पैर रेडी पोजीशन में और मौका मिलते ही डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि सिर्फ गार्ड लगाना इनफ नहीं है, तुम्हारी मूवमेंट भी तुम्हारी प्रोटेक्शन का पार्ट है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, गार्ड सिर्फ डर या प्रेशर के टाइम नहीं आता। अगर तुमने पहले से इस पोजीशन की प्रैक्टिस नहीं की है तो रियल सिचुएशन में प्रेशर के टाइम बॉडी सही रिस्पांस नहीं दे पाएगी। इसीलिए बेसिक प्रैक्टिस जरूरी है। रोज कुछ मिनट सिर्फ गार्ड पोजीशन में खड़े रहो, हल्का मूवमेंट करो और डायरेक्शन चेंज करने की प्रैक्टिस करो। अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्टेंस, मूवमेंट और गार्ड, ये तीनों चीजें बहुत मैटर करती हैं। अगर अभी भी कोई डाउट हो या कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। और अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना।